नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आज हम हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में संचालित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आप लोग सेमेस्टर 4 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये आपका पेपर टाइटल है। ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है हमारे पास बुकलेट सीरीज सी का है, और आप सबका बुकलेट सीरीज़ डिफरेंट हो सकता है। किसी में ए हो सकता है, किसी का सी हो सकता है, किसी का डी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके सेम ही रहेंगे। ओके, इस प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द टू लिक्विड मस्ट बी। तो दो क्रोमेटोग्राफी में दोनों द्रव जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? परस्पर विलेय, अपरस्पर विलेय या आंशिक विलेय, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे आंशिक विलेय होना चाहिए, जिसे कहते हैं पार्शियली मिसक्राइबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। पतली पर्थ की जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो एब्जॉर्प्शन अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ आर एफ। ठीक है, यूनिट ऑफ क्या पूछा गया है? आर एफ का मतलब क्या हो जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की क्या पूछी गई है? यूनिट पूछी गई है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई नहीं है आर एफ की इकाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि द पैटर्न ऑन द पेपर इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? किसको क्रोमेटोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द पैटर्न ऑन द पेपर इन द क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। तो जो मोबाइल फेज बना हुआ है वो लिक्विड और गैस से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही उत्तर होगा, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आई आर स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट होगी? तो इनमें से ध्यान रखिएगा एल्कोहल का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन रमन एक्टिव। तो रमन एक्टिव में जो CO2 मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोड है वो क्या होगा? तो जो वाइब्रेशनल मोड होगा वो होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत लोगों ने जो है तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ एबव लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ही होगा। CO2 अणु का इनमें से जो कंपन मोड सक्रिय है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है द वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रम गिवन बाई। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम का एनर्जी लेवल है वो गिवन किया गया है 2B, 6B और 12B। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें क्लियर है सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द हाइड्रोजन एडी इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव द ट्रिपल सिग्नल इन HNMR स्पेक्ट्रम।
निम्नलिखित में अणु में से कौन सा हाइड्रोजन एडी एनएमआरएफ स्पेक्ट्रम में ट्रिपलेट सिग्नल बनाता है? तो यहाँ पर ए और दूसरा है डी। अब इन दोनों का बताना है कि इनमें से कौन सा एचएनएमआर स्पेक्ट्रम है जो दोनों में ट्रिपलेट सिग्नल बनाता है। तो ट्रिपलेट जो सिग्नल बनाएगा वो हाइड्रोजन सी बनाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन सी, ये जो सी दिया गया है यही हाइड्रोजन सी क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्रिपलेट सिग्नल ए और डी वाले में। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है कि हाउ मनी सिग्नल फाउंड द एल्डिहाइड हैव, एल्डिहाइड में कितने एनएमआर स्पेक्ट्रा होंगे? तो एल्डिहाइड में दोस्तों 3 एनएमआर स्पेक्ट्रा है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रा है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O हैज़ द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। एक त्रिपरमाणुक अणु जो कि है H2O, इसमें दोलन के प्रकार की संख्या, तो इसमें दोलन के जो प्रकार की संख्या है वो 3 है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये कई बार रिपीट हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आया था, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी ये पूछा गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, कंपन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो जो कंपन आवृत्ति है दोस्तों वो रेडियस मास पर निर्भर करती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट इसमें नहीं होगा, इसमें रेडियस मास होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वन हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। तो निम्नलिखित में से द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य होगा? तो HCl की अगर बात करें तो HCl का 0.87 के समथिंग डाइपोल मोमेंट है। अगर यहाँ पर बात करें मेथिल क्लोराइड का, तो मेथिल क्लोराइड का 1.74 के आसपास है। CO2 का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0 डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसका लैम्डा मैक्स का मान 0 होगा। जब लैम्डा मैक्स का मान 0 तो यानी करेक्टर इसका जब आएगा 0 तो ये इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो 15 नंबर प्रश्न था जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो वेव के फॉर्म में होती है, ना ही एनर्जी, ना ही हीट और ना ही वर्क। तीनों ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। आप ऑप्शन टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रेडियल नोड आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो रेडियल नोड किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है? तो n-l-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियल नोड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रोडिंगर समीकरण पूछा गया है। तो श्रोडिंगर का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? H साई इक्वल टू ई साई होता है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिनमें पूछा गया कि इनमें से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया h² माइनस h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस बी। दूसरा है h² पाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर h प्लस बी। तो ये बोथ हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल में एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 14 होती है, अधिकतम संख्या जो रहेगी वो 14 होगी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 3, n का मान 3 दिया गया है, l का मान 2 दिया गया है। तो ये कौन से कक्षीय है? तो ये 3D होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें है द आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट वाज द फर्स्ट गिवन बाय। स्थिर कक्षा का जो विचार है सबसे पहले किसने दिया था? तो स्थिर कक्षा का जो विचार दिया था वो नील बोर ने सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकमेंडेड इन द ऑर्बिट इज, यानी कि एक कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2n² होगी। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। कई बार दोस्तों ये रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2n² इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, यानी कि औरत स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो जब सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों, वो फंक्शनल ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्रियात्मक समूह देता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द CO मॉलिक्यूल इज। CO मॉलिक्यूल के लिए आपको इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम CO का कितना आएगा, 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल विच आर IR एक्टिव, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो IR एक्टिव है। तो इनमें से बात करें हम HCl की, तो HCl IR एक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें F2, N2 और H2 की, ये IR इनएक्टिव है लेकिन रमन एक्टिव है, ठीक है। रमन सक्रिय है लेकिन IR निष्क्रिय है, ये तीनों। तो यहाँ पर सक्रिय पूछा गया था तो HCl सक्रिय है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया कि रेड्यूस्ड मास म्यू ऑफ द 2 एटम हैविंग द M1 एंड M2 इज, 2 परमाणु जिनके द्रव्यमान M1 एंड M2 हैं, ठीक है, उनके लिए रेड्यूस्ड द्रव्यमान क्या होगा, तो ये होगा म्यू इक्वल टू M1 M2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा इनमें से कौन सा नहीं देता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर HCl देगा, HBr, HCl यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तीनों देगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका N2 है, ये N2 घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो किसी भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 3n-5 होता है। इनमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कांस्टेंट बी इज, घूर्णन स्थिरांक बी के मान का सही व्यंजक। तो इसका जो सही व्यंजक है वो हो जाएगा h/8πIc, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, लेकिन कुछ लोगों ने भी लगाया है। मैं भी इसमें थोड़ा सा सस्पेंस हूँ दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्ट यह क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए RC होना चाहिए, यहाँ पर IC दिया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताना यहाँ पर संभव नहीं समझ रहा, प्रयास करूँगा कि इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर मैं दे दूँ। फिलहाल अगर बी लगाए हैं तो आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। तो इनमें से जो घूर्णन रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है वो है यानी कि H2O पानी क्या होता है, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया आयन एक्सचेंज रेजिन इज, आयन जो विनिमय रेजिन होता है वो क्या होता है, वो क्रॉस लिंकेड होता है या फिर इनसॉल्युबल पॉलीमर होता है, पर्पस पॉलीमर होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जालक्रम, आघूलनशील और छिद्रित, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है 32 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें है कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज बेसिकली नोन एज, विलायक निष्कर्षण को मूल रूप से जाना जाता है। तो विलायक निष्कर्षण को मूल रूप से किस रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे लिक्विड एक्सटेंशन के रूप में, द्रव निष्कर्षण। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट
वितरण गुणांक का प्रतिरूप क्या है? तो वितरण गुणांक का जो प्रतिरूप है दोस्तों वो ध्यान रखेंगे कैपिटल के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज ए एनालिटिकल टेक्निक्स। विलायक निष्कर्षण एक विश्लेषणात्मक तकनीकी है किसका? तो ये सेपरेटिंग का एक प्रकार का विश्लेषणात्मक तकनीकी है वियोजक का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है कि विच रेडिएशन हैज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। किस विकिरण में संयोजी इलेक्ट्रॉन संक्रमण है? तो पहला ऑप्शन दिया गया था माइक्रोवेव, दूसरा है एक्सरे, वाई रे और डी दिया था विजिबल वेव। तो इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन विजिबल वे आपका वेव जो है करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन IR स्पेक्ट्रा अपीयर्स बिटवीन 1400 से लेकर के 600 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है कि जो IR स्पेक्ट्रा है उसका जो सापेक्ष क्षेत्र है वो 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। तो ये किस में पाया जाता है? ये कौन सा रीजन कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप रीजन या फिंगरप्रिंट रीजन? तो इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, IR स्पेक्ट्रा का जो सापेक्ष क्षेत्र है अगर 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगा तो उसको फिंगरप्रिंट रीजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें है कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स इन C ट्रिपल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप इज। तो यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड एन का क्रियात्मक समूह हित अवशोषण का सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगा? तो इसका लगभग जो मान आना चाहिए वो आना चाहिए 2850 से लेकर 2960 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है आपका। ठीक है, ये मानक वैल्यू है, एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं आता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है द मालिक्यूल व्हिच आर IR एक्टिव बट रमन एक्टिव। इनमें से कौन सा वह अणु है जो IR निष्क्रिय है लेकिन रमन सक्रिय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे क्योंकि N2 जो है ये IR निष्क्रिय है लेकिन रमन क्या है? सक्रिय है। ठीक है, और यहाँ पर HCl, SO2, प्रोटीन ये क्या है? ये सब IR सक्रिय है लेकिन रमन निष्क्रिय है। तो यहाँ पर रमन सक्रिय पूछा गया था, IR निष्क्रिय, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्क्रैचिंग फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज। यानी रमन स्पेक्ट्रम में आपतित एवं प्रकीर्णित जो आवृत्तियों के बीच का अंतर है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे रमन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमन फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि रमन लाइन ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड इज कॉल्ड। तो निम्न आवृत्ति पर रमन रेखाएं को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टोक। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रमन लाइन ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर द कॉल्ड स्टोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें है कि इन रमन इफेक्ट भी स्टडी द स्क्रैचिंग ऑफ। रमन प्रभाव में हम प्राकीर्णन का अध्ययन करते हैं तो हम इसमें मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन था एक्सरे, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रे, सी दिया गया है रेडियो वेव्स और डी दिया गया एक्सरे। तो इसमें से रेडियो तरंगे का जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिकतम होगा। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया कि बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में स्थित है। तो ये अल्ट्रा वॉलेट रीजन या विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो इनमें से ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो बामर जो श्रेणी है वो स्थित है दृश्य रीजन में। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ए सेम वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर इज कॉल्ड। यानी दिए गए परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो समान नहीं हो सकती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो ध्यान रखेंगे हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो डेल एक्स इंटू डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि हु इज द फाउंड आउट द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। पदार्थ की द्वैत प्रकृति को किसने ज्ञात किया था। तो डी ब्रॉगली ने पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न था जिसमें पूछा गया है कि ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। IR स्पेक्ट्रम में 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक प्रबल सिग्नल समूह की उपस्थिति को व्यक्त करता है, तो वो कार्बोनिल समूह को व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिल ग्रुप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें है कि विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन एज इज स्टॉपेड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन परत निम्नलिखित में से या निम्न में से किस प्रकार की नुकसानदायक विकिरण को आने से रोकती है। तो दोस्तों ये रोकती है विजिबल जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को ये रोकती है। ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा परावैंगनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। यहाँ पर ऑक्सोक्रोम पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है -NR2, फिर दूसरा दिया गया है C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ये ROR दिया गया है। तो इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रोमोफोर है, बाकी सभी क्या है ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। 51 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वर्क ऑन। जो UV दृश्यमान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कार्य करता है, तो वो दोस्तों बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार कार्य करता है, बियर लैम्बर्ट लॉ। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बियर लैम्बर्ट नियम की सीमा है, लिमिटेशन पूछी गई है बियर लैम्बर्ट लॉ की। तो पहला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल, ये पहली लिमिटेशन हो जाएगी। दूसरी लिमिटेशन है फ्लोरोसेंस ऑफ द सिंपल। तीसरा है नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो ये सभी क्या है इसके लिमिटेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग द पीएच फिनॉल्सो बाथोक्रोमिक शिफ्ट पी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। ठीक है, जब पीएच का वृद्धि हम फिनॉल में जो फिनॉल की जो पीएच मान है अगर उनको इंक्रीज कर दे बढ़ा दे तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट हाइपरक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होगा, तो इसका मान जो आएगा वो पी और एस आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया है कि रेडिएशन सोर्स ऑफ द विजिबल रेडिएशन इज। दृश्य विकिरण के लिए विकिरण का स्रोत इनमें से पूछा गया है। तो दृश्य विकिरण के लिए जो विकिरण का स्रोत है वो सन होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए ऑप्शन में। फिलहाल यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया गया है, लेकिन मैंने इसको रिसर्च किया, क्वेश्चन गूगल किया, तो इसमें मिला मुझे कि नन्नेस्ट ग्लोबार जो है ये भी जो है हेल्प करता है दृश्य विकिरण के लिए, विकिरण का स्रोत। तो या तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक किया है उनका सही होगा, या फिर डी ने जिन्होंने टिक किया है नन ऑफ दीज। अभी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वह इसका कौन सा आंसर मानती है, वैसे एग्जैक्ट आंसर इसका सन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो द बाथोक्रोमिक शिफ्ट इन पोलर सॉल्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय विलायक में बाथोक्रोमिक शिफ्ट को दर्शाता है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट को जो दर्शाता है वो एथिलीन दर्शाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें पूछा गया है द पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल इन यूवी विजिबल रीजन। तो इसका जो पॉसिबल ट्रांजिशन होगा वो होगा सिग्मा स्टार पाई से एन से पाई स्टार। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें है कि सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू यूवी विजिबल रीजन, यानी कि यूवी दृश्य क्षेत्र के अनुरूप तरंग दैर्ध्य का रेंज का जो चयन है वो कीजिए। तो इसका जो चयन जो नियम है, जो इसका तरंग दैर्ध्य रेंज है वो है 200 से लेकर के 800 nm तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछा गया है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड एज, यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने आल लगाया था, लेकिन आल वाला नहीं सही होगा। ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पूछे कि यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया कि विच सॉल्वेंट डू नॉट यूज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें से कौन से सॉल्वेंट का उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं किया जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो पहला है एसीटोन, दूसरा है पानी, तीसरा दिया गया है एथिल अल्कोहल और हेक्सेन। तो इनमें से H2O है, एथिल अल्कोहल और हेक्सेन इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एसीटोन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की स्टडीज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करते हैं। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर स्पिन स्टेट और इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया है कि टाउ का मान, इसमें पूछा गया है टाउ का मान क्या होगा, टाउ की वैल्यू। तो आप सबको इसका आंसर देना है 61 नंबर क्वेश्चन का। टाउ का मान क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि एमंग द फॉलोइंग द NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल इज, निम्नलिखित में से कौन सा NMR निष्क्रिय केंद्र है? तो इनमें से निष्क्रिय केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है ये IR NMR जो है वो निष्क्रिय केंद्रक है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज इन NMR, निम्नलिखित में से किस विलायक का उपयोग NMR में नहीं करते? तो पहला है DTO, तो इसका प्रयोग करते हैं। बात करें हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 की, तो यहाँ पर इसका भी प्रयोग होता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, सी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जिसका पूछा गया है कि इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग द परफॉर्म, यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी किस अवस्था में किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये गैसियस स्टेट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज द, मास स्पेक्ट्रा में सबसे तीव्र शिखर किसका है? तो सबसे जो तीव्र शिखर होता है वो बेस पीक का होता है, आधार शिखर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 कि इन मास स्पेक्ट्रम M18 पीक इन इंडिकेट लॉस ऑफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में M18 शिखर किस हानि का संकेत देता है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल के हानि का संकेत देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, जल अणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है कि फैक्टर दैट द अफेक्ट केमिकल शिफ्ट आर, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो रासायनिक विस्थापन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ध्यान रखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल शील्डिंग और एनेस्ट्रोपिक इफेक्ट, ये सभी कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फॉर Na, तो यहाँ पर सोडियम का जो न्यूक्लियर चक्रण का मान है वो क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे जो इसका मान आएगा वो आएगा 3/2। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है द्रव्यमान
स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग हम करते हैं, तो इसका उपयोग हम अणुभार के निर्धारण में करते हैं, समस्थानिकों की अधिकता के निर्धारण में, मिश्रण के मात्रात्मक विश्लेषण में। तो इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया द नंबर ऑफ सिग्नल इन PMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3O CH2 CH3 विल बी। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो 4 आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रकार के 4 हाइड्रोजन आइटम ऐड है, तो इसलिए इसका 4 सिग्नल आएगा। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें पूछा गया इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक इन मैक्सिमम द एमंग द फॉलोइंग। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में पेरेंट पीक के सापेक्ष ऊंचाई निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम किसकी होगी। ऑप्शन है कीटोन, एमीन, एस्टर या फिर एरोमेटिक यौगिक। तो दोस्तों इसमें एरोमेटिक यौगिक आप लोग टिक कीजिएगा, जिन्होंने एरोमेटिक यौगिक लगाया है उनका सही ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली मैं इसके साथ नहीं हूँ। ओके, लेकिन मेरे अनुसार जो इसका आंसर होना चाहिए वो एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। और किसी को इस क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है इन NMR इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड दैट द प्रोटॉन इज कॉल्ड। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि प्रेरित चुंबकीय लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रतिरोध है वो करता है तो प्रोटॉन को क्या कहा जाता है। प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, तो इसको सील्डेड कहते हैं, सील्डेड होना चाहिए। यहाँ पर सील्ड दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें से उत्तर हो जाएगा, सील्डेड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मनी NMR सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेथेन इज ऑब्टेन्ड। मेथेन में कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। तो पहला ऑप्शन है ए दिया गया है 1, दूसरा है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी दिया गया है 4। तो इसमें जो सिग्नल की संख्या होगी मीथेन में वो 1 सिग्नल होगी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि द इनर्ट गैस यूज इन द आयनाइजेशन स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के आयनीकरण में जो अक्रिय गैस हैं वो कौन से हैं, तो आर्गन और नाइट्रोजन इसमें सम्मिलित हैं। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आर्गन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है 74 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन द विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में उपयोग का मुख्य मान क्या है। तो इसका जो मुख्य मान है दोस्तों वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। नमूनों में तत्व की सांद्रता मापना ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का सबसे उपयोग या सबसे मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र में दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने अपनी तरफ से सॉल्व करा दिए हैं। किसी भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन पेपर का आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिसका भी आंसर की अभी तक नहीं मिला हो आपको, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा हमारा नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसकी आंसर की आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।